तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में। फाइनली आप सभी जितने भी क्लास 10वीं यानी कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं, आप सभी लोगों के लिए आज के इस वीडियो में संपूर्ण ऑब्जेक्टिव होने वाला है। यानी कि 10th क्लास का जो उर्दू का दरक्षा का किताब है, दरक्षा का किताब, उससे सारा का सारा हम लोग ऑब्जेक्टिव, संपूर्ण ऑब्जेक्टिव करेंगे। पूरा समझिए कि उर्दू की किताब का ये निचोड़ है, ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन वन वीडियो। और ये आप सभी लोगों के लिए एक तरह से अमृत के समान है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया, पूरा स्टार्टिंग से लेकर अंत तक नहीं देखा, तो मैं कहूँगी कि आप अपनी जीवन की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों के फाइनल 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन लड़ेगा ना, आज के इसी वीडियो से लड़ेगा। सारा का सारा संपूर्ण ऑब्जेक्टिव करेंगे और जो आप लोग के फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से ही पूछा जाएगा। तो मेक श्योर कि आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए आप सभी लोग लास्ट तक वीडियो को देखें। और हाँ, स्टार्टिंग में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, बाकी सभी दोस्तों, छोटे बड़े भाई बहन आपके जितने भी हैं, और स्टेटस पर हो सके तो लगा दीजिएगा। चैनल पर जो लोग नए नए आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का ये वीडियो मैं पहले ही बता दी, आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा समझदार है, बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है और 10th क्लास के उर्दू के बुक से ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। और हो सके तो अभी तो आप आज के इस वीडियो को देखेंगे पूरा स्टार्टिंग से लेकर अंत तक, जितना लंबा ये मैराथन वीडियो कहिए, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन सारा ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, ठीक है। मतलब कि संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये महा मैराथन वीडियो है, जिसमें 10th क्लास के उर्दू का सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर रहे हैं। और वही बात मैं कह रही हूँ कि आज के इस वीडियो को आप लोग आज तो देखेंगे ही, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक आपको देखना है बाई हुक एंड बाई क्रुक। और उसके साथ साथ जिस दिन आप लोगों का एग्ज़ाम होगा ना 10th क्लास के उर्दू का, उसके एक दिन पहले, या फिर आप अपने एग्ज़ाम, जिस दिन आप लोगों का एग्ज़ाम है उसके 1-2 घंटा पहले भी इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख कर जाइएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन इसी वीडियो से लड़ने वाला है। ये मैं डायरेक्ट आप लोगों को गारंटी देकर बोल रही हूँ, ठीक। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। रेडी? देखिए, सबसे पहला सवाल यहाँ पर है। अब आप लोग सीरियस हो जाइए। स्टार्टिंग में आई होप आपने वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया होगा। चैनल पर जो लोग नए नए आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10th क्लास की उर्दू का जो संपूर्ण ऑब्जेक्टिव ये चल रहा है, इसका सबसे पहला सवाल आ चुका है कि शबनम कमाली कब पैदा हुए। फर्स्ट चैप्टर से फर्स्ट क्वेश्चन। इनकी पैदाइश हुई थी 22 जुलाई 1938 ईस्वी को सीतामढ़ी के ज़िला पोखरेरा नामक गांव में। तो शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई, यहाँ पर सवाल पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, 1938 इज़ द करेक्ट आंसर। आप सभी लोग हमारे आंसर बताने से पहले खुद में ही मन में सोच लीजिए कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। और जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, इसमें से आप लोग देखिएगा कि आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं। और लास्ट में ईमानदारी के साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि आपका टोटल ऑब्जेक्टिव में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। टोटल हम लोग 300 ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं उर्दू के दरक्षा की किताब से, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव, पूरा 300 ऑब्जेक्टिव। इससे बाहर आप लोग के एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला है। जो भी आएगा इसी वीडियो से आएगा, इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा, ठीक है। तो जितना आपका गलत होगा कोई बात नहीं है, अगर गलत भी होता है जिस क्वेश्चन का आंसर, तो आप लोग सही आंसर मैं बताऊंगी, उसको याद करते चलिएगा। देखिए, दूसरा सवाल है कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है, यानी कि रियल नेम आपको बताना है। ऑप्शन ए में अहमद रज़ा, बी में है मुस्तफ़ा रज़ा, सी में है हसन रज़ा और डी में है एहसन रज़ा। तो शबनम कमाली का रियल नेम यानी कि असल नेम आपको पता है, वो है मुस्तफ़ा रज़ा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। हालांकि इनका जो तखल्लुस था वो शबनम था, ठीक है। और ये नातिया शायरी से बहुत ही फेमस हुए थे शबनम कमाली। बहुत सारे लोग शबनम कमाली को औरत समझते हैं, लेकिन ये औरत नहीं है, ये एक मेल है, ठीक है। फीमेल नहीं है, मेल है, पुरुष है। तीसरा सवाल है कि शबनम कमाली किस जिला में पैदा हुए। तो ऑप्शन ए में है दरभंगा, बी में है सीतामढ़ी, सी में है मधुबनी और डी में है मुजफ्फरपुर। तो शबनम कमाली, इनकी पैदाइश सीतामढ़ी ज़िला के पोखरेरा नामक गांव में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, कायनात की तख्लीक किसने की, यानी कि पूरी दुनिया को, इस पूरे कायनात को किसने बनाया है। तो खुदा ने बनाया है, अल्लाह ताला ने बनवाया है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, खुदा ने दिया गया है। इसको धीरे से टिक करके आगे बढ़िए। देखिए, धीरे से टिक करना है आपको। जिस सवाल का सही जवाब आपको पता हो ना, तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ धीरे से टिक कीजिएगा। और जिस सवाल का सही जवाब पता होता है ना, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बताइए खुशी होती है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ये भी बात लिखिएगा, ठीक है। 5 नंबर सवाल है कि शबनम कमाली का तखल्लुस क्या है। स्टार्टिंग में ही बता दी, शबनम। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। और आप लोग जो है ना, ज़रूर नहीं है कि पूरा देख देख कर ही मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, आप सभी लोग खुद से ही बिना देखे भी
जो है ना आंसर बता सकते हैं। मैं पढ़ रही हूँ, अब जरूरी नहीं कि लगातार जो है ना आप लोग जुड़े रहें और स्क्रीन पर ताक कर, ऐसा भी हो सकता है कि आप साइड में रख दे, सुनते रहें और क्वेश्चन का आंसर बताते रहें, लेकिन हाँ बिना स्किप किए स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखना है। ठीक है, जो भी है खाते पीते रहें और देखते रहें, बीच में आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। हर एक क्वेश्चन को जो है ना आज आप लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगर आप जो है अभी अभी आप थोड़ा सा क्या करते हैं, सोचते हैं कि चलो मैं बाद में थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, सोचेंगे कि मैं कल कर लूँगा या फिर परसों कर लूँगा, ठीक है, आप टाल देते हैं, तो समझिएगा कि फिर अगले दिन नेक्स्ट एक और 2-3 घंटा का वीडियो अपलोड हो जाएगा। जब आप इसको नहीं देख पा रहे हैं तो फिर अगला जो नेक्स्ट वीडियो डाला जाएगा 2-3 घंटा का, तो उसको कैसे देख पाएंगे। और इसी तरह स्टूडेंट जो है ना बहाना करते करते कि कल देख लूँगा, परसों देख लूँगा, और इस तरह बहुत ही पीछे चले जाते हैं। तो जो तुरंत वीडियो डाला जा रहा है उसको तुरंत देख लें, बिना स्किप किए, पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, कि सारा क्वेश्चन आप लोग को कवर हो जाए। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर जिस रास्ते से आप एक बार गुजर जाते हैं ना, तो अगर आप उस रास्ते से 2-3 साल के बाद भी जाते हैं ना, तो आपको हल्का हल्का झलक याद आता है कि शायद मैंने इस रास्ते से गुजरा है। उसी तरीके से अगर आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक बिना स्किप किए देख लेते हैं ना, तो इस वीडियो से कोई भी सवाल अगर लड़ता है ना, तो आप लोग डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। आपको अंदाज़ा मिलेगा कि इस सवाल का ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा। सवाल क्या है कि शबनम कमाली का ताल्लुक किस रियासत से है, तो इनका बिहार रियासत से ताल्लुक, यानी कि संबंध था बिहार राज्य से, स्टेट। बिहार हम लोग का यही एक धरती है, ऐसा भूमि जहाँ पर आर्यभट्ट जैसे महान साइंटिस्ट की पैदाइश हुई थी। सोचिए हम उस बिहार से बिलोंग करते हैं, और शबनम कमाली भी, इनका भी ताल्लुक यानी कि संबंध बिहार से ही था। 7वां सवाल है कि सुहेल अज़ीमाबादी के बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन ए में है मुजीबुर रहमान, बी में हबीबुर रहमान, सी में कलीमुर रहमान और डी में अजीमुर रहमान। ये भी तो आप लोग जानते हैं, सुहेल अज़ीमाबादी के बचपन का नाम था मुजीबुर रहमान, या फिर पूछेगा असल नाम क्या था, असल नाम या फिर बचपन का नाम मुजीबुर रहमान ही था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सुहेल अज़ीमाबादी का तखल्लुस क्या था। ऑप्शन ए में सुहेल, बी में आबादी, सी में मुजीब और डी में है अजीम। तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सुहेल ही होगा। सुहेल अज़ीमाबादी नाम ही में है सुहेल। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि सुहेल अज़ीमाबादी कहाँ पैदा हुए। ऑप्शन ए में है बम्बई, बी में है पटना, सी में है गया और डी में मुजफ्फरपुर। तो इनकी पैदाइश 1911 ईस्वी को पटना में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 कि सुहेल अज़ीमाबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या था। ऑप्शन ए में है तिनको का सहारा, बी में है डायन, सी में है चार चेहरे और डी में है दर्पण। ये तो आप लोग के लिए एकदम हलवा सवाल होगा, जो लोग चैप्टर को ऑलरेडी कवर कर चुके हो रहे होंगे। तो सी इज द करेक्ट आंसर, चार चेहरे हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कि सुहेल अज़ीमाबादी की पैदाइश कब हुई। तो ऑप्शन ए में 1910, बी में 1911, सी में 1912 और डी में 1913। तो 1911 ईस्वी को पटना में इनकी पैदाइश हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 13 नंबर सवाल है कि सुहेल अज़ीमाबादी का आबाई वतन क्या है। ऑप्शन ए में है बम्बई, बी में है पटना, सी में है गया और डी में है मुजफ्फरपुर, यानी कि ये कहाँ के मूल निवासी थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना में इनकी पैदाइश हुई थी और ये वहीं के रह गए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 13 नंबर सवाल कि सुहेल अज़ीमाबादी ने अपनी इब्तदाई तालीम यानी कि शुरुआती शिक्षा कहाँ से हासिल की। ऑप्शन ए में अपने गाँव के एक स्कूल से, बी में है मदरसा शमसुल हुदा, सी में अपने गाँव के एक मौलम से और डी में है मदरसा इमदादिया से। तो आपको पता होना चाहिए कि सुहेल अज़ीमाबादी की जो इब्तदाई तालीम हासिल हुई थी वो उनके गांव के एक मौलम से, यानी कि अपने गांव के एक मौलम से उन्होंने हासिल किया था शुरुआती शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि कितने साल की उम्र में सुहेल साहब के वालिद का इंतकाल हुआ, यानी कि इनके पिताजी का कब इंतकाल हो गया था। तो 1 साल के थे तभी इनके पिताजी का इंतकाल हो गया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। 15 नंबर सवाल है कि सुहेल अज़ीमाबादी का मुलाजमत कहाँ हुआ, यानी कि इन्होंने कहाँ मुलाजमत की, नौकरी कहाँ किए थे। ऑप्शन ए में है मदरसा में, बी में ऑल इंडिया रेडियो में, सी में है फ़ौज में और डी में इनमें से कोई नहीं। तो सुहेल अज़ीमाबादी मुलाजमत किए थे ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 कि सुहेल अज़ीमाबादी का पहला मजमूआ चार चेहरे कब शाये हुआ। ऑप्शन ए में आज़ादी के बाद, बी में आज़ादी के पहले, सी में आज़ादी के दौरान और डी में इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, आज़ादी के बाद ये चार चेहरे शाये यानी कि प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 कि सुहेल अज़ीमाबादी के एक नावल का नाम क्या है। ऑप्शन ए में आँख मिचोली, बी में है पूस की रात, सी में है आदमी के रूप और डी में है बेजड़ के पौधे। तो इनके एक नावल का नाम याद होना चाहिए। इनके एक नावल का नाम है बेजड़ के पौधे। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कि सुहेल अज़ीमाबादी के अफसानवी मजमूआ की तादाद कितनी है, यानी कि टोटल इन्होंने कितने कहानी की किताब लिखे हैं। तो टोटल
तकरीबन 125। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ? तो इनका इंतकाल डायरेक्ट आंसर मैं आपको बता देती हूँ 1980 में ही हो गया था। ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर सवाल है कि सुहेल अजीम आबादी किस अखबार का इजरा किए थे? तो उस अखबार का नाम था साथी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल है कि फरार किसका अफसाना है? ऑप्शन ए में है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, बी में है सुहेल अजीम आबादी, सी में निगार अजीम और डी में है नज़ीर अहमद। आपको पता होना चाहिए कि फरार ये जो एक अफसाना है ये साइकोलॉजी पर बेस्ड यानी कि मनोविज्ञान पर आधारित ये कहानी है। साइकोलॉजी पर बेस्ड ये अफसाना है और इसके जो राइटर हैं यानी कि जिनका ये अफसाना है उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। और याद रखना है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन भी साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे। इनको साइकोलॉजी में यानी कि नफ्सियात में महारत हासिल थी। 22 नंबर सवाल कि अफसाना फरार का मरकज़ी किरदार कौन है यानी कि मेन कैरेक्टर? ऑप्शन ए में फहमीदा, बी में हमीदा, सी में महमूद और डी में सिराज। आपको पता होना चाहिए पूरी कहानी हर एक चैप्टर को एकदम ज़बरदस्त अंदाज में कंप्लीट कराई थी। ये फरार नाम के अफसाने के का जो मरकज़ी किरदार यानी कि मेन कैरेक्टर हीरो है वो है महमूद, जिसको औरतों से बहुत ही ज़्यादा डर उसके जहन में फैल गई थी। औरतों से वो बहुत ज़्यादा डरता था। ये सोच लिया था बचपन में ही कि औरतें बहुत ही ख़तरनाक होती हैं। 23 नंबर सवाल है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? तो ऑप्शन ए में 1910, बी में 1911, सी में 1912 और डी में 1913। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1910 में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24 कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? यहाँ पर किस शहर में हुई? ऑप्शन ए में है पटना, बी में मुजफ्फरपुर, सी में लखनऊ और डी में है दिल्ली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना इज़ द करेक्ट आंसर। 25 नंबर सवाल है कि मोहसिन साहब के वालिद यानी कि पिताजी का नाम क्या था? ऑप्शन ये इसी तरीके से आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। वीवीआई लगा लीजिए, इसी तरीके से आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा। ऑप्शन ए में सैयद मोहम्मद रशीद, बी में सैयद मोहम्मद शब्बीर, सी में सैयद मोहम्मद बशीर और डी में सैयद मोहम्मद हफीज़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सैयद मोहम्मद रशीद इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। सैयद मोहम्मद मोहसिन किस के प्रोफेसर थे? तो वो नफ्सियात यानी कि साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे। क्वेश्चन नंबर 27 की इनका इंतकाल कब हुआ डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का? तो इनका इंतकाल हो गया था 2002 में। अगला सवाल है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? नफ्सियात यानी कि साइकोलॉजी पर इनको महारत हासिल थी। नफ्सियाती जाविये के मुसन्निफ का नाम क्या है? देखिए नफ्सियात जहाँ पर आए उसको आप डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि मोहम्मद मोहसिन की अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? यानी कि कहानी की किताब का नाम बताना है। कहानी की किताब का नाम तो ऑफकोर्स ऑप्शन ए में देखिए नफ्सियाती जाविये, ये तो नफ्सियात का है, ये नहीं होगा। अनोखी मुस्कुराहट, जख्म के फूल और इनमें से कोई नहीं, डी सी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, अनोखी मुस्कुराहट। 31 नंबर सवाल है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के एक शेरी मजमुआ यानी कि कहानी की किताब का नाम बताना है और उस कहानी की किताब का नाम है जख्म के फूल। याद रखिएगा, सॉरी कहानी की किताब मैं बोल रही हूँ, कहानी की किताब का तो नाम है अनोखी मुस्कुराहट, लेकिन शेरी मजमुआ यानी कि शेर व शायरी की किताब का नाम है जख्म के फूल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस साल मोहम्मद मोहसिन अपनी अहलिया के साथ हज का फरीज़ा अदा किए थे? यानी कि हज करने अपने वाइफ के साथ गए थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1973 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कहाँ हुआ? ऑप्शन ए में है बम्बई, बी में मुजफ्फरपुर, सी में लखनऊ और डी में है दिल्ली। जितना फास्ट में करा रही हूँ ना इसी तरीके से आप लोगों को फास्ट आंसर देना है। फटाफट आप लोग भी हमारे तरह पूरा सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह जवाब बताइए। मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कहाँ हुआ? आपको पता होना चाहिए, इनका इंतकाल दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल कि मोहम्मद मोहसिन के कितने औलाद थे? ए में है 4, बी में है 5, सी में है 6 और डी में है 7। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के जो औलाद थे आपको पता होनी चाहिए वो 7 टोटल थे। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन के ऊपर कि महमूद आगे चलकर क्या बन गया? तो महमूद जो है ना वो आगे चलकर डिप्टी कलेक्टर बन जाता है। पढ़ाई लिखाई करता है, मोहब्बत प्यार मोहब्बत के चक्कर में ये नहीं पड़ता है। इसको पता होता है कि अगर सफल होना है, कामयाब बनना है तो सबसे पहले आपको ये प्यार मोहब्बत का चक्कर छोड़ना होगा। इससे बाहर निकलो और लाइफ के अपने लक्ष्य पर फोकस करो। तो इसने वैसे ही किया, एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, डिप्टी कलेक्टर बनने गया। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल है कि कमर जहाँ की तारीख पैदाइश क्या है? ऑप्शन ए में 1950, बी में 1951, सी में 1953 और डी में
1954। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इनकी पैदाइश 1951 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर ऑप्शन 1951 नहीं तो 52 माना जाता है, अगर 52 देगा तो 52 टिक करेंगे, 51 देगा तो 51 टिक करेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन की कमर जहाँ का ताल्लुक सूबा बिहार के किस ज़िले से था, यानी कि बिहार के किस ज़िले से, किस डिस्ट्रिक्ट से कमर जहाँ का ताल्लुक था, तो वो था समस्तीपुर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या है? ऑप्शन ए में सैयद अताउल हक, बी में अनवारुल हक, सी में सैयद रजाउल हक और डी में सैयद ज़ियाउल हक। तो इनके वालिद यानी कि पिताजी का नाम था सैयद अताउल हक। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, कमर जहाँ का ताल्लुक किस यूनिवर्सिटी से है? ऑप्शन ए में है मिथिला यूनिवर्सिटी, बी में है पटना यूनिवर्सिटी, सी में भागलपुर यूनिवर्सिटी और डी में है मगध यूनिवर्सिटी। तो इनका ताल्लुक जो था, कमर जहाँ की ताल्लुक भागलपुर यूनिवर्सिटी से था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना यूनिवर्सिटी से कमर जहाँ ने किस सब्जेक्ट में एमए किया था? एमए और पीएचडी दोनों किस सब्जेक्ट से की थी ये? तो आपको पता होनी चाहिए। इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, उर्दू से इन्होंने एमए और पीएचडी किया था। क्वेश्चन नंबर 41 कि कटी हुई शाख किसका अफसाना है? क से कटी हुई शाख, क से कमर जहाँ, आपको पता होना चाहिए। ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, कमर जहाँ का पहला अफसानी मजमू यानी कि पहले कहानी का किताब का क्या नाम है? ए में है चार चेहरे, बी में है जुनून वफा, सी में आँख मिचौली और डी में अनोखी मुस्कुराहट। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, डी तो होगा नहीं, आँख मिचौली और चार चेहरे होगा नहीं, जुनून वफा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद थे यानी कि टीचर थी, क्योंकि ये मेल नहीं बल्कि एक फीमेल है, तो हो जाएगा भागलपुर यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। हालांकि इनकी पढ़ाई जो हुई थी वो पटना यूनिवर्सिटी से हुई थी, एमए और पीएचडी वगैरह इन्होंने उसी यूनिवर्सिटी से किया था, लेकिन नौकरी भागलपुर यूनिवर्सिटी में की थी। निगार अज़ीम का असल नाम क्या है? तो मलिका महर निगार। ऑप्शन नंबर ए में ही दे दिया गया है महर निगार, इसको धीरे से टिक कर दीजिए। अगला सवाल देखिए, निगार अज़ीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? ए में है कटी हुई शाख, बी में है फरार, सी में है भाभीजान और डी में आशियाना। आपको पता होना चाहिए कि निगार अज़ीम का जो अफसाना है वो है आशियाना। आशियाना का मतलब है घर, और इस अफसाना के जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर, वो बरकत अली सिद्दीकी और जरीना है, जो कि अपनी लाइफ में बहुत ही खुश रहते हैं, लेकिन इनका वो पुराना वाला आशियाना छूट जाता है। बेटे बहू का प्यार जो है ना बुला लेता है बेटे बहू के घर के पास, लेकिन ये अपना पुराना घर छोड़ देते हैं। फिर 2-3 साल के बाद इनको एहसास होता है कि इनके पुराने वाले आशियाने यानी कि पुराने वाले घर में चला जाना चाहिए, तो वो फिर वापस चले आते हैं अपने पुराने वाले आशियाने में। नेक्स्ट सवाल है कि जुनून और वफा की इशाअत कब हुई, यानी कि इस किताब को कब प्रकाशित किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1966 इज़ द करेक्ट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन की कमर जहाँ के एक अफसानवी मजमुआ यानी कि कहानी की किताब का नाम बताना है आपको। तो चार चेहरे नहीं होगा, आँख मिचौली, अनोखी मुस्कुराहट, ऑफ कोर्स नॉट। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, चार अगर हो जाएगा। निगार अज़ीम ने किस मजमून में एमए किया? तो वो उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए की थी। यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन गड़बड़ा गया है, उर्दू हिंदी, यहाँ पर उर्दू और फारसी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अगर आप कहेंगे तो। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। उर्दू के अलावा उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया था, बट यहाँ पर फारसी एक एक्स्ट्रा दे दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कि कमर जहाँ अपनी तदरीसी कैरियर का आगाज़ कहाँ से की? ऑप्शन ए में है पटना कॉलेज, बी में जामिया मिल्लिया इस्लामिया कॉलेज यानी कि जेडे इस्लामिया कॉलेज, सी में सुंदरवती महिला कॉलेज और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर से इन्होंने अपने तदरीसी कैरियर यानी कि टीचिंग सर्विसेज का आगाज़ यानी कि शुरुआत की। 50 नंबर सवाल पर हम लोग पहुंच चुके हैं कि निगार अज़ीम किस कॉलेज से पीएचडी की डिग्री हासिल की? ऑप्शन ए में है पटना कॉलेज, बी में जामिया मिल्लिया इस्लामिया कॉलेज, सी में सुंदरवती महिला कॉलेज और डी में इनमें से कोई नहीं। तो किस कॉलेज से इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की थी, ये सवाल पूछा गया है। तो ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जामिया मिल्लिया इस्लामिया कॉलेज। यहाँ पर टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, मैं आपसे प्यार से कहूँगी कि आप लोग वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए, और हो सके तो वीडियो को स्टेटस पे डाल दीजिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताएंगे हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ऑफ कोर्स जो लोग पढ़े होंगे उन्हें समझ में आएगा ही, ठीक है। और जो लोग नए नए आए हैं चैनल पर, आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर सवाल है कि निगार अज़ीम का मजमूआ गहन कब शाये हुआ? ऑप्शन ए में 1999, बी में 2000, सी में 2001 और डी में 2002। तो इनका जो मजमूआ यानी कि किताब है गहन,
वो शाये हुआ था 1999। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। निगार अज़ीम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है? तो ये जो आशियाना अफसाना है, कहानी, ये साइकोलॉजी पर बेस्ड कहानी है, यानी कि नफ्सियाती अफसाना, साइकोलॉजिकल स्टोरी। 53 नंबर सवाल की निगार अज़ीम के सफ़रनामा का क्या नाम है? ऑप्शन ए में अपनी तलाश में, बी में है शुन बहारा, खुश बहारा हो सकता है, खुश बहारा, सी में गर्दावारगी और डी में है यादों की बारात। थोड़ा सा उर्दू टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। बाकी तो आप लोग भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए, बात में क्या रखा है, ठीक है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, इसका सही जवाब होगा गर्द आवारगी निगार अज़ीम के सफ़रनामे का नाम है। सफ़रनामा किसे कहते हैं? अगर कोई राइटर कहीं सफ़र करने जाता है, घूमने के लिए जाता है, तो वहाँ का दृश्य अगर अच्छा लगता है, वहाँ का मंजर अच्छा लगता है, उसी को लिख कर बयान कर देता है, क्या कहते हैं? उसे ही सफ़रनामा कहते हैं। 54 नंबर सवाल है कि निगार अज़ीम के पहले अफसाने का नाम क्या है? पहले कहानी का नाम। गर्दावारगी तो उनका अफसाना है, ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, मतलब कि गर्दावारगी क्या है? उनका सफ़रनामा है, ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं। पहले अफसाने यानी कि पहले कहानी का नाम बताना है, और पहले कहानी का नाम है अक्स। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसला है और एक तरह से ये चैलेंज बन चुका है। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस 2007 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, आपको पता होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड में कितना इजाफा हुआ है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में 31% का इजाफा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, फटाफट मैं करा रही हूँ, ये आप सभी लोगों के लिए एकदम हलवा सवाल लगना चाहिए, और फटाफट आपको करते जाना है, इसमें रुकने वाली कोई बात नहीं है और स्किप करने वाली कोई भी बात नहीं है, मैं फटाफट करा रही हूँ। 58 नंबर सवाल है कि ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 बरस में कितना बढ़ गया है? तो 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 की मीथेन गैस में कितना इजाफा हुआ है? ऑप्शन ए में 149, तो ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर 149 इज़ द करेक्ट आंसर। मीथेन गैस जो कि गाय भैंस के गोबरों और धान की खेती से ज़्यादा बढ़ता है, इस मतलब इसकी इंक्रीजमेंट, ये जो है ना मीथेन गैस सबसे ज़्यादा निकलता है धान की खेतों और गाय भैंस के गोबरों से। 60 नंबर सवाल है कि बाल विज्ञान कांग्रेस 2007 हिंदुस्तान के किस शहर में मुनक्किद किया गया था? तो ये दीमापुर में मुनक्किद किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। 61 नंबर सवाल है कि मीथेन गैस की पैदावार है धान के खेत, ऑफशोर, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अमेरिका के साबिक नायब सदर कौन थे, यानी कि पूर्व उपाध्यक्ष कौन थे जिन्होंने पूरे अमेरिका में घूम घूम कर ग्लोबल वार्मिंग पर तकरीरें दी थी और किताबें भी तकसीम किए थे? वो थे एल गोरे, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आपको पता है कि हर एक चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, और जब यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है तो हर एक पॉइंट आपको याद आ रहा होगा। बताइए याद आ रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। और जो लोग चैप्टर पढ़ रखे हैं हमसे, आप लोग ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग के लिए हर एक सवाल आसान लग रहा है कि नहीं, और आपने हर एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है कि नहीं, ठीक है। 63 नंबर सवाल आ गया है यहाँ पर, बाल विज्ञान कांग्रेस के क्या मौजूआत थे, क्या टॉपिक थे? तो उसके दो ही मौजूद थे, पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि बाल विज्ञान कांग्रेस के 5 दिनों की इस कॉन्फ्रेंस में कितने तलबा व तलबात को शिरकत करने का मौका दिया गया था? तलबा और तलबात 556 थे, 64 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगला सवाल क्या पूछा गया है कि बाल विज्ञान कांग्रेस, ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसमें कितने असातिज़ा हिस्सा यानी कि कितने टीचर हिस्सा लिए थे? तो वो 1165, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। 1165 जो है ना टीचर्स हिस्सा लिए थे, उस्ताद। सर सैयद के वालिद का नाम क्या था? तो सर सैयद के वालिद का नाम मीर मुतक़ी था, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए कि सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? कौन सा मजमून यानी कि कौन सा निबंध? ऑप्शन सी में देखिए रया दिया गया है, रया नाम का ये जो मजमून है ये सर सैयद का लिखा हुआ है। अगला सवाल है कि कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो कसे कमर जहाँ, कसे कटी हुई शाख, ऑप्शन नंबर सी। 69 नंबर सवाल कि सर सैयद अहमद ख़ां की पैदाइश कब हुई? तो इनकी पैदाइश हुई थी 1817, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ा जाए, 70 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि सर सैयद के वालिदा का नाम क्या है? सर सैयद अहमद ख़ां की वालिदा का नाम था अज़ीज़ुन्निसा बेगम, जबकि मिर्ज़ा गालिब के वालिद का नाम था इज़्ज़तुन्निसा बेगम। सर सैयद ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया? तो उन्होंने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किए थे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर।
अगला सवाल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब कायम किया गया था? इसको कब स्थापित किया गया था? तो 1878 में स्थापित किया गया था। अगला सवाल देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पुराना नाम, यानी कि जब 1878 ईस्वी में इसको कायम किया गया था तो उस वक्त इसका नाम क्या था? तो उस वक्त इसका नाम था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। बाद में इसका नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रख दिया गया। अगला सवाल कि असारुल सनादीद किसकी तसनीफ़ है? ये मस्ट वीवीआई क्वेश्चन, याद रखिएगा। इसका सही जवाब होगा सर सैयद अहमद खां 74 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, सर सैयद अहमद खां को सर का खिताब कब मिला? इनके नाम में जो सर लगता है ना, सर सैयद अहमद खां, तो सर का खिताब इनको 1878 में ही मिला था, जब इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वगैरह कायम किया था। 76 नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लिस्तान से वापस आकर सर सैयद ने कौन सा रिसाला यानी कि कौन सा पत्रिका जारी किया था? तो उस पत्रिका का नाम था तहज़ीबुल अखलाक। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? डॉक्टर अब्दुल मुगनी है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, मैं यहाँ पर क्या लिखा गया है? मैं सर सैयद ने गाज़ीपुर में यहाँ पर 1862 में सर सैयद अहमद ख़ान ने गाज़ीपुर में कौन सी सोसाइटी बनाई थी? तो साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी ना। 78 का ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। इसको धीरे से टिक कीजिए और आगे बढ़िए। अदब की पहचान किस तरह का मजमून है यानी कि किस तरह का निबंध है? तो ये एक तनकीदी मजमून है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। 80 नंबर सवाल है कि अब्दुल मुगनी कब पैदा हुए? तो इसका सही आंसर होगा 80 का ऑप्शन नंबर बी 1934 इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा 81 ये रहा। अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? लिखने वाले तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। 82 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें अब्दुल मुगनी की किताब कौन सी है? अब्दुल मुगनी की किताब का नाम बताना है। जादू एतदाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई लगा लीजिए, ये बहुत बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर सवाल है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम क्या था? ऑप्शन ए में अब्दुल गफूर, बी में अब्दुल शकूर, सी में अब्दुल रऊफ़ और डी में अब्दुल वदूद। तो अब्दुल मुगनी के वालिद यानी कि पिताजी का नाम था अब्दुल रऊफ़। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। 84 नंबर सवाल है कि अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल किया? ऑप्शन ए में है मदरसा शमसुल हुदा, बी में है मदरसा इमदादिया, सी में है मदरसा सुलेमानिया और डी में है मदरसा अनवारुल उलूम। तो इन्होंने जो तालीम हासिल किया था ना, वो मदरसा शमसुल हुदा में तालीम हासिल किए थे, यानी कि शिक्षा प्राप्त किए थे। अगला सवाल है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी का इंतकाल कब हुआ? तो इनका इंतकाल हो गया था 2006 में। ये कहाँ गया? ये रहा 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर की वालिदा यानी कि माँ का नाम क्या है? तो माँ का नाम भीमबाई था। ऑप्शन नंबर ए। ये तो बहुत आसान सवाल पूछ दिया गया इस दुनिया में, इससे आसान सवाल हो सकता है क्या? भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? तो इनकी पैदाइश हुई थी 1891। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। भीमराव अंबेडकर के वालिद फ़ौज के किस ओहदे से रिटायर हुए थे? तो वो मेजर के पोस्ट से रिटायर हुए थे। ऑप्शन नंबर बी। 89 नंबर क्वेश्चन कि भीमराव अंबेडकर की शादी किससे हुई? तो उनकी शादी जो हुई थी, आपको पता होना चाहिए, भीमराव अंबेडकर की शादी हुई थी रामाबाई से। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। और 90 नंबर सवाल है कि भीमराव अंबेडकर आज़ाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फायज़ हुए? तो वो वज़ीर, याद रखिएगा, वज़ीर कानून बनाए गए थे, यानी कि कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमराव का इंतकाल कब हुआ? तो 1956 में हुआ था। डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज़ किस कॉलेज से किया, यानी कि नौकरी की शुरुआत किस कॉलेज से किए थे? तो वो था पटना कॉलेज। ऑप्शन नंबर बी। आते हैं 93 नंबर सवाल पर। डॉक्टर अब्दुल मुगनी कहाँ पैदा हुए? तो इनकी पैदाइश औरंगाबाद में हुई थी। अगला सवाल देखिए, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की तालीम कहाँ तक है? तो इनकी तालीम आलिम तक, मतलब कि इन्होंने 8वीं 10 मैट्रिक इंटर ये सब तो कर ही लिया था, आलिम तक इनकी पढ़ाई हुई थी, उसके बाद से नहीं हो सकी। डॉक्टर अब्दुल मुगनी किसको नज़र, यहाँ पर थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, किस कॉलेज, यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो हैं वो किस कॉलेज
की मुलाजमत से, यहाँ पर किस कॉलेज की मुलाजमत से सुबुगदोश हुए थे, यानी कि किस कॉलेज में वो नौकरी करते थे जिससे वो रिटायर हुए थे। तो इसका सही जवाब होगा BN कॉलेज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्ज झैल में कौन अब्दुल मुगनी की किताब नहीं है? तो आपको ध्यान से यहाँ पर देखना होगा। जादू एतदाल है, नुक्ता नज़र है, तश्कील जदीद है, ऑप्शन नंबर डी गर्द आवारगी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कहाँ हुई? तो इनकी पैदाइश हो गई थी महू, सेंट्रल इंडिया में, आपको पता ही होगा। और भीमराव की वालिद का नाम रामजी मालूजी सकपाल। ध्यान से सोच समझ कर यहाँ पर देख लीजिएगा, रामजी मालूजी सकपाल कौन से ऑप्शन में है उसको धीरे से टिक कर देना है। 99 नंबर सवाल है कि भीमराव को सभी लोग बचपन में क्या कहकर पुकारते थे? तो उनको जो है ना, भीमराव को भीमा भीमा कहकर पुकारा जाता था। ऑप्शन नंबर बी को धीरे से टिक करना है। भीमराव के दादाजी कहाँ रहने वाले थे? हम लोग यहाँ पर 100 नंबर क्वेश्चन पर पहुँच चुके हैं और इसका सही जवाब होगा भीमराव अंबेडकर के जो दादाजी थे ना, वो रहने वाले थे अम्बावाड़े के, और इसी वजह से अम्बावाड़े इनको सर नेम लिखा था, सर नेम मिला था लगाने के लिए, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है ना, ये अम्बावाड़े न लगाकर अंबेडकर लगाना शुरू किए, और अंबेडकर के नाम से ही इन्होंने दाखिला यानी कि एडमिशन करवाया स्कूल में। भीमराव अंबेडकर आगरा से चलकर कौन से मज़हब को इख्तियार कर लिए? तो उन्होंने बुद्ध मज़हब को इख्तियार कर लिया था, यानी कि बुद्ध धर्म को इन्होंने अपना लिया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। BA करने के बाद भीमराव ने किस कॉलेज में दाखिला लिया? BA करने के बाद भीमराव अंबेडकर ने एलिफिस्टन कॉलेज में दाखिला लिया था। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल है कि लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई? ए में है 1940, बी में है 41, सी में है 42 और डी में है 43। करेक्ट ऑप्शन बी 1941। अगला सवाल है कि लुत्फुर रहमान किस पार्टी के MLA रहे? तो वो जो थे राजद पार्टी, आप कह सकते हैं राजद पार्टी के MLA रहे थे। इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसको भी VVI, हालांकि सारा का सारा क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। ड्रामा की तकमील का लाजमी अंसुर क्या है? यानी कि ड्रामा दिखाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? तो वो है स्टेज। अगर स्टेज ना रहे तो आप ड्रामा नहीं दिखा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। लुत्फुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो उर्दू ड्रामा निगारी और आगाह अशर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। लुत्फुर रहमान के वालिद यानी कि पिताजी का आपको नाम बताना है। ऑप्शन ए में अब्दुल वदूद, बी में है अब्दुल माबूद, सी में अब्दुल गफूर और डी में अब्दुल शकूर। तो ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर सी अब्दुल गफूर इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि लुत्फुर रहमान कहाँ पैदा हुए? तो इनकी पैदाइश हुई थी बुनियारपुर में। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। लुत्फुर रहमान का आबाई वतन कहाँ है? तो इनका आबाई वतन है दरभंगा। और 1 से 10 नंबर सवाल पर हम लोग पहुंच चुके हैं। आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए में बिहार, बी में है झारखंड, सी में उड़ीसा और डी में है आसाम। तो यहाँ पर आर्यभट्ट की पैदाइश हुई थी बिहार में। सोचिए, आर्यभट्ट, आपको स्टार्टिंग में ही बताइए, ये जो बिहार की जो धरती है ना, यहाँ पर मशहूर साइंटिस्ट आर्यभट्ट की पैदाइश हुई है। सोचिए, तो यहाँ पर हम लोग 1 से 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। एक बार आप लोग, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक करो भाई, और आप लोग शेयर करो। क्या कर रहे हो आप लोग? देखो, जितनी संख्या में आप लोग देखते हो उतनी संख्या में लाइक भी तो होनी चाहिए ना। तो ऐसा आप लोग ना करें, वीडियो को लाइक करें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। लाइक तो बस एक ही बार किया जाता है, शेयर करें ताकि सभी लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ फिर। देखो, यहाँ पर 1 से 11 नंबर सवाल आपको दिख रहा होगा। आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कहाँ कायम किया? यानी कि अपना रिसर्च सेंटर ये कहाँ खोले थे? तो ये तरेगना में खोले थे। तरेगना का मतलब होता है तारे गिनना, जो सबसे सूटेबल जगह था और इनफैक्ट अभी भी है, जहाँ पर सालों भर आसमान साफ रहता है। और जो सूर्य ग्रहण लगा था ना, सबसे बड़ा सूरज ग्रहण, उसको देखने का सबसे मुनासिब तरीन जो जगह था वो तरेगना ही था। सभी अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग मुल्कों के साइंटिस्ट जो है ना, ये तरेगना में ही आए थे उस सबसे बड़े सूरज ग्रहण को देखने के लिए। और 1 से 12 नंबर यहाँ पर सवाल है कि हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? तो सुनहरा दौर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा कहाँ कायम किया? VVI लगा लीजिए अभी के अभी। और हिंदुस्तान में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन VVI है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था? तो गुप्त अहद यानी कि गुप्त दौर से ही था। इसका भी ऑप्शन नंबर ए होगा और ये भी सवाल वीवीआई है। ठीक है, अगला सवाल देखो, लुत्फ़ुर रहमान के वालिदा का नाम क्या था? ऑप्शन ए में है ज़बीदा बेगम, बी में है सलीमा बीबी, सी में है रुखसार बेगम और डी में है बीबी आमिना। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए 114 का? इसका सही जवाब बताओ। यहाँ पर इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बीबी आमना इज़ द करेक्ट आंसर। इनकी माँ का नाम यानी कि इनकी वालिदा का जो नाम था वो बीबी आमिना था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, दर्ज झैल में कौन लुत्फ़ुर रहमान की लिखी हुई शायरी का मजमुआ नहीं है? ऑप्शन में ताजगी बरगनवा, बी में बोशैनम, सी में शनम आसना और डी में है नक्द निगाह। तो इनकी लिखी हुई शायरी के किताब का नाम नहीं है, नहीं है पूछा गया है, कौन सा नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नक्द निगाह जो है ना वो लुत्फ़ुर रहमान का लिखा हुआ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 कि लुत्फ़ुर रहमान के मज़मून निगारी के अलावा, लुत्फ़ुर रहमान जो है ना वो मज़मून निगारी के अलावा और क्या मखसूस मौज़ूआत रखे हैं, यानी कि वो मज़मून लिखने के अलावा और क्या क्या करते थे? तो याद रखिएगा, वो तनक़ीद भी लिखा करते थे, शेर व शायरी भी करते थे और अफ़साना निगारी भी करते थे। तो 116 का ऑप्शन नंबर डी सभी इज़ द करेक्ट आंसर। 117 नंबर सवाल है कि लुत्फ़ुर रहमान अपनी तदरीसी खिदमात का आगाज़ किस यूनिवर्सिटी से किए हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपने टीचिंग सर्विसेज की शुरुआत की थी। 118 नंबर सवाल है कि आर्यभट्ट ने किस साइंसदा की रहनुमाई की थी? किस साइंसदा को इन्होंने, आप यूँ कह सकते हैं किस साइंसदा को राय मशवरे दिया करते थे? तो वो थे पाइथागोरस। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई? तो इनकी पैदाइश हुई थी 476, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निज़ाम एशारिया की तलाश किसने किया था? तो ऑप्शन ए में है भीमराव अंबेडकर, बी में है आर्यभट्ट, सी में है लुत्फ़ुर रहमान और डी में है गैलीलियो। तो ऑफकोर्स निज़ाम एशारिया की तलाश यानी कि डेसिमल जो सिस्टम है उसकी शुरुआत मतलब उसकी खोज आर्यभट्ट ने ही किया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है कि किसी सैयारा या फिर सितारा पर जज़वी या मुकम्मल तौर पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं? तो उसे ग्रहण कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण कब लगा था? बताइए कब लगा था? यहाँ पर सवाल पूछ दिया गया है। वो जुलाई 2009 में लगा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा के एक साइंसदान थे यानी कि साइंटिस्ट जो 2009 में पेश आने वाले सूरज ग्रहण पर 20 सालों तक तहकीकी काम करते रहे थे यानी कि रिसर्च करते रहे थे, उनका नाम बताना है आपको। तो उनका नाम था जे एंडरसन। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसको धीरे से टिक कीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जे एंडरसन ने 2008 में कितने सफ़हात पर तफसीली रिपोर्ट पेश किया था? यानी कि यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि जे एंडरसन जो है ना वो 2008 में जो इन्होंने रिपोर्ट पेश किया था वो कितने सफ़े यानी कि कितने पेज का था? तो याद रखिएगा टोटल 200 पेज का था। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल कि जे एंडरसन की रिपोर्ट के मुताबिक 2009 के सूरज ग्रहण के मुशाहदा के लिए मुनासिब तरीन मुकाम क्या था? यानी कि 2009 के सूरज ग्रहण को देखने के लिए सबसे सूटेबल जगह कौन सा था? तो वो तरेगना ही था। ऑप्शन नंबर ए में तरेगना दिया है। आगे बढ़ते हैं, तरेगना के मानी क्या है? तरेगना का मतलब होता है तारे गिनना। अगला सवाल कि 2009 का सूरज ग्रहण कितने बजे पेश आने वाला था? आपको ये भी पता होना चाहिए, सुबह 5:29 में ये पेश आने वाला था। ये इज़ द करेक्ट आंसर, लेकिन इसको लोग देख नहीं पाए। अब इस तरह का सूरज ग्रहण देखने के लिए हमें 123 सालों का इंतज़ार करना पड़ेगा। अब पता नहीं इतने साल हम लोग ज़िंदा रह पाएंगे कि नहीं। हो सकता है कि आप लोग भी नहीं, आपके आने वाले बच्चे, आने वाली पीढ़ी जो है ना वो ज़िंदा रहेगी और नेक्स्ट सूरज ग्रहण को देख सकेगी। अब पता नहीं वो भी अगले बार देख पाएगी कि नहीं। छोड़ो उधर, आगे बढ़ते हैं 128 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तरेगना पटना से दक्षिण जानिब कितने किलोमीटर की दूरी पर है? वो 30 किलोमीटर की दूरी पर है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल यहाँ पर, जब चांद का साया सूरज पर पड़ता है तो कौन सा ग्रहण लगता है? तो जब चांद का परछाई सूरज पर पड़ेगा तो ऑफकोर्स उसे क्या कहेंगे? सूरज ग्रहण कहेंगे, क्योंकि सूरज ढका हुआ दिखाई देगा।
सूरज पर काली छाया दिखाई देगी। तोप्तल नसूह किसका नावल है? आपको ये क्वेश्चन बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, इसको अभी के अभी याद कर लेना होगा। अभी के अभी अपने माइंड में इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तोप्तल नसूह ये किसका नावल है? तो ये नॉवेल है नज़ीर अहमद का। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नज़ीर अहमद का के पहले नावल का क्या नाम है? तो इनके पहले नावल का नाम है मिरातुल उरूस। ऑप्शन नंबर डी। ये भी वीवीआई सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? ए में है 1835, बी में है 36, सी में 37 और डी में है 38। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 1836 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे? तो वो बेटियों के लिए। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ? तो इनका इंतकाल हो गया था 1910 में ही। नज़ीर अहमद की पैदाइश यूपी के किस ज़िले में हुई थी? तो इनकी पैदाइश यूपी के ज़िला बिजनौर में हुआ था। ये भी सवाल इम्पॉर्टेंट, वीवीआई, इसको भी आप लगा लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 136 नंबर सवाल कि फहमीदा नसूह की कौन थी? तो फहमीदा जो थी, फहमीदा और उसकी मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, यानी कि फहमीदा नसूह की जो थी वो बीवी थी। सी इज़ द करेक्ट आंसर। और हमीदा मंझली यानी कि बेटी थी फहमीदा की और नसूह की। तो यहाँ पर अगला सवाल वही पीछे पूछा गया है कि हमीदा नसूह की कौन थी? तो वो बेटी थी। ऑप्शन नंबर बी में है बेटी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नज़ीर अहमद कितने साल के थे कि उनका इंतकाल हो गया? तो उनके वालिद, सॉरी उनका नहीं, उनके वालिद का इंतकाल हो गया। तो नज़ीर अहमद अभी वो 13 साल के ही थे, तो उनके वालिद यानी कि पिताजी का इंतकाल हो गया। डिप्टी नज़ीर अहमद के वालिद का क्या नाम था? तो उनके वालिद यानी कि पिताजी का नाम था शहादत अली। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अरबी और फ़ारसी की तालीम नज़ीर अहमद को किससे हासिल हुई? ए में है शहादत अली, बी में है अब्दुल गफ़ूर आज़मपुरी, सी में है मौलवी नसरुल्लाह और डी में है अब्दुल कुद्दूस गंगोही। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, शहादत अली। यानी कि अरबी और फ़ारसी की तालीम जो है ना नज़ीर अहमद को उनके वालिद नहीं दी थी। टेम्पल साहब में नज़ीर अहमद को कितने रुपए माहवार यानी कि मंथली मिलते थे? ये भी सवाल इम्पॉर्टेंट है। 40 रुपये महीने उनको मिलते थे। आगे बढ़ते हैं। नज़ीर अहमद कहाँ के डिप्टी इंस्पेक्टर बने थे? तो वो बने थे डिप्टी इंस्पेक्टर कानपुर के। इसी वजह से इनके नाम में क्या लगता है? डिप्टी नज़ीर अहमद लगता है, डिप्टी। उर्दू के पहले नावल निगार कौन है? उर्दू के पहले नावल निगार नज़ीर अहमद, इनको कभी नहीं भूलना है। अगला सवाल देखिए। मिरातुल उरूस की इशाअत कब हुई यानी कि इसको कब प्रकाशित किया गया? तो इसको प्रकाशित किया गया था 1869। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अकबरी और असगरी किस नावल के किरदार हैं? तो ये अकबरी और असगरी है ना, ये मिरातुल उरूस इसी नावल के किरदार यानी कि कैरेक्टर हैं। ये भी सवाल इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो तोप्तल नसूह की इशाअत कब हुई यानी कि इसको कब प्रकाशित किया गया था? तो इसको प्रकाशित किया गया था 1877 में। डी इज़ द करेक्ट आंसर। 147 नंबर सवाल कि नज़ीर अहमद के आखिरी नावल का क्या नाम है? तो इनकी आखिरी नावल का नाम है रुवाए सादका। पहली नावल का नाम मिरातुल उरूस, सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था तोप्तल नसूह और आखिरी नावल रुवाए सादका, ये याद रखना है। रुवाए सादका कब शाये हुआ? तो इसको प्रकाशित किया गया था 1884 में। देखिए मिरातुल उरूस 1869 और तोप्तल नसूह हो गया 1877 और रुवाए सादका 1884। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। दरअसल में कौन नज़ीर अहमद का नावल नहीं है? तो आप खुद बता ही सकते हैं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। देखिए जादुए एतदाल जो है ना, ये नज़ीर अहमद का नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। 150 नंबर सवाल पर पहुंच चुके हैं हम लोग। कितने साल की उम्र में नज़ीर अहमद का इंतकाल हो गया था? तो 74 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया था। 150 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और 150 बचा हुआ है। आप एक बार ज़ोरदार तरीके से वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। 151 नंबर सवाल पर तब तक हम पहुँच चुके हैं। और सवाल क्या है? सवाल पूछा गया है कि गालिब की पैदाइश कब हुई? तो आपको पता होनी चाहिए गालिब की पैदाइश कब हुई थी। मिर्ज़ा गालिब की 1797 में हुई थी। तो ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन, मिर्ज़ा गालिब किस शहर में पैदा हुए? तो ये अपने नानीहाल आगरा में पैदा हुए थे। अगला सवाल देखिए, मिर्ज़ा गालिब के वालिद का नाम क्या था? तो अब्दुल्ला बेग था। चचा का नाम था नसरुल्ला बेग। खतूत गालिब के एक मजमूआ का क्या नाम है? तो इनके दो खतूत के किताब का नाम है, यानी कि खतूत के मजमूआ का नाम है, पहला है उर्द हिंदी और दूसरा है उर्दू मोहल्ला। अगर ऑप्शन में उर्द हिंदी दिखाई दे तो आप लोग उर्द हिंदी टिक करेंगे, और अगर ऑप्शन में उर्दू मोहल्ला दिखाई दे तो उर्दू मोहल्ला टिक करेंगे। यहाँ पर उर्द हिंदी है, इसको धीरे से टिक कीजिए और आगे बढ़िए। शामिल निसाब ख़त में गालिब ने किसको मुखातिब किया है? यानी कि आप लोग के सिलेबस में जो ख़त दिया गया है मिर्ज़ा गालिब का, उस ख़त को मिर्ज़ा गालिब ने किसके लिए लिखा है? तो वो लिखे थे करामत हुसैन हमदानी को। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, मैंने वह अंदाज़ तहरीर ईजाद किया है कि मरासला को मुकालमा बना दिया है। ये कौल किसका है? तो ये कौल है मिर्ज़ा गालिब का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गालिब का इंतकाल कब हुआ? तो 1869 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। गालिब का मज़ार का है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट, मस्ट भी है, इसको लगा लीजिएगा। इनकी पैदाइश तो इनके नानिहाल आगरा में हुई थी, लेकिन इनका जो मज़ार है ना वो दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। हज़रत निज़ामुद्दीन में इनको जो है ना दफनाया गया था। गालिब ने कितने खतूत लिखे? तो खतूत के मजमूए इनके तकरीबन 900 हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर गालिब के खतूत के किसी एक मजमूआ का नाम, तो देखिए यहाँ पर उर्द हिंदी नहीं दिया गया है, ऑप्शन में उर्दू मोहल्ला दिया गया है। यही इनके दो खतूत की किताब है, उसके अलावा नहीं। मिर्ज़ा गालिब के पहले पहल क्या तखल्लुस था? तो इनका शुरुआत में पहले पहल असद तखल्लुस था। तो यहाँ पर पहले पहल पूछा गया है तो आप लोग असद लगाएंगे, लेकिन सिर्फ पूछेगा कि मिर्ज़ा गालिब का तखल्लुस क्या है तो कहेंगे गालिब, क्योंकि इन्होंने बाद में गालिब लगाना शुरू किया। देखिए अगला सवाल वही पूछा गया है कि मिर्ज़ा गालिब का तखल्लुस क्या है, तो अब आप लोग लगाएंगे गालिब। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की, गालिब की शादी किससे हुई थी? तो उमराव बेगम से हुई थी। इलाही बख्श खां मारूफ की बेटी 13 साल की उम्र में मिर्ज़ा गालिब की शादी उमराव बेगम से हुई थी। मिर्ज़ा गालिब के वालिदा का नाम क्या था? उनकी वालिदा का नाम था इज़्ज़तुन्निसा, यानी कि माँ का नाम। ठीक। गालिब के चचा का नाम नसरुल्ला बेग था। इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है, तो आप लोग को ज़ुबान पर याद होना चाहिए। कितने साल की उम्र में मिर्ज़ा गालिब की शादी हो गई थी? तो 13 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। शहबाज की पैदाइश किस सूबे में हुई थी? तो अब्दुल गफ़ूर शहबाज की जो पैदाइश हुई थी वो बिहार में ही हुई थी। सोचिए, सभी बिहार के ही एक खरा सोना है। शहबाज की पैदाइश किस साल हुई? किस साल हुई थी? तो शहबाज की पैदाइश कौन से साल में? इनफैक्ट मुझे लगता है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर ए 1860 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि तफरीहुल कुलूब के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा 169 का, ऑप्शन नंबर सी शहबाज ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निसाब में शामिल ख़त में शहबाज ने अपनी बेटी को मुखातिब किया है, उस बेटी का क्या नाम है? तो जिस बेटी को ये ख़त लिखे रहते हैं ना अब्दुल गफ़ूर शहबाज, उस बेटी का नाम रहता है सोगरा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, बेटी सोगरा। मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए थे? तो उनकी पैदाइश हुई थी गोरखपुर में। मेहदी अफादी का असल नाम क्या था? तो मेहदी हसन था। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसको धीरे से टिक करना, इसमें तो सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। मेहदी अफादी ने कितनी शादियाँ की थी? तो मेहदी अफादी ने 3 शादियाँ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 174 नंबर की, मेहदी अफादी ने ज़र निसाब ख़त में किसको मुखातिब किया? यानी कि मेहदी अफादी ने जो ख़त लिखा है वो किसके लिए इन्होंने लिखा है? तो ये लिखे रहते हैं मकबूल अहमद समदानी को। ऑप्शन नंबर बी, जो कि इनके दोस्त रहते हैं। मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा किस ज़बान में महारत हासिल थी? तो उर्दू के अलावा आपको याद रखना है अंग्रेज़ी ज़बान, यानी कि अंग्रेज़ी भाषा में भी इनको महारत हासिल थी, इंग्लिश। बेदी से इंटरव्यू किसने लिया था? तो 2 लोग लिए थे, इस्मत चुगताई और फैयाज़ रिफ़त। फैयाज़ रिफ़त ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इस्मत चुगताई दिया गया है, इसको धीरे से टिक करेंगे। अगला सवाल देखिए, बेदी के पहले अफसाने का क्या नाम है? इनके पहले कहानी का नाम बताना है। उस कहानी का नाम है महारानी का तोहफ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेदी की पैदाइश किस शहर में हुई थी? तो राजेंद्र सिंह बेदी, इनकी पैदाइश जो हुई थी वो लाहौर में हुई थी। इसमें तो याद रखने वाली कोई बात ही नहीं, राजेंद्र सिंह बेदी, लग ही जाता है कि हाँ ये लाहौर में ही पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया है? तो राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू लिया गया है। अगला सवाल है यहाँ पर,
बेदी का इंतकाल कब हुआ? तो राजेंद्र सिंह बेदी का इंतकाल 1984 में ही हो गया था। 181 नंबर सवाल पर पहुंच चुके हैं कि चकबस्त की पैदाइश कब हुई। तो इनकी पैदाइश ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, 1882 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि निसाब में शामिल नज़्म मनाजिर कुदरत के शायर कौन है? ये जो मनाजिर कुदरत या फिर आप इसे मनाजिर फितरत भी कह सकते हैं, इस कविता के जो शायर यानी कि लिखने वाले हैं वो हैं चकबस्त, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चकबस्त का पूरा नाम क्या है? तो पंडित ब्रज नारायण चकबस्त। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? बी में दिख रहा है। इसको धीरे से टिक कीजिए और आगे बढ़िए। चकबस्त की वफ़ात कब हुई? तो इनकी वफ़ात यानी कि मौत हुई थी 1926। इसको धीरे से टिक कीजिए और आगे बढ़िए। चकबस्त का इंतकाल कहाँ हुआ? तो चकबस्त का इंतकाल हो गया था रायबरेली में ही। इसको धीरे से टिक कीजिए और आगे बढ़िए। जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई? तो इनकी पैदाइश हो गई थी 1918 में, ऑप्शन नंबर डी। इसको भी धीरे से टिक कीजिए और आगे बढ़िए। जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो जगन्नाथ आज़ाद की जो नज़्म है ना, इंडिया गेट, ये हम लोग के सिलेबस में है। इंडिया गेट में बताया गया है कि इंडिया गेट की निगाह रिफ़त जो है हम लोग की निगाह पर मुहित है, यानी कि इंडिया गेट की ऊंचाई जो है हम लोग की निगाहों पे छाई हुई है। लेकिन ये हमारे लिए गर्व की तो बात है, लेकिन एक तरह से शर्म की भी बात है कि इस इंडिया गेट को हमारे भारत के लोग जो है ना वो गुलाम बन कर तामीर किए थे, यानी कि इसको बनाए थे। अंग्रेज़ों के गुलाम थे, उसकी ग़ुलामी की याद दिलाता है ये इंडिया गेट कि हमारा भारत देश कभी गुलाम भी था। जगन्नाथ आज़ाद के वालिद यानी कि पिता का नाम क्या है? तो उनके पिता का नाम था तुलुक चंद महरूम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया गेट कहाँ वाक़ई है? तो बच्चा बच्चा जानता है कि इंडिया गेट कहाँ है। तो इंडिया गेट दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, इंडिया गेट की तामीर किस हुक्मरान ने की? तो इंडिया गेट को बनवाया था अंग्रेज़ों ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, नज़्म इंडिया गेट के शायर कौन है? इंडिया गेट को किसने लिखा है? अभी आपने बताया है जगन्नाथ आज़ाद, पूछेगा कि इंडिया गेट के शायर कौन है या फिर जगन्नाथ का नज़्म कौन है। दोनों का मतलब एक ही है, एक दूसरे से जुड़े हैं। जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल कब हुआ? तो इनका इंतकाल हुआ था 2004 में। निसाब में शामिल हम नौजवां हैं के शायर कौन है? हम नौजवां हैं नाम का जो कविता है नज़्म, इसके शायर परवेज़ शाहदी हैं। अगला सवाल, परवेज़ शाहदी की पैदाइश कब हुई? तो इनकी पैदाइश हुई थी 1910, ऑप्शन नंबर डी में। अगला सवाल, परवेज़ शाहदी के वालिद का नाम क्या था? तो परवेज़ शाहदी के वालिद का नाम था सैयद अहमद हुसैन, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। 196 नंबर सवाल की परवेज़ शाहदी का असल नाम क्या था? ऑप्शन ए में सैयद अबरार हुसैन, बी में सैयद इकराम हुसैन, सी में सैयद परवेज़ हुसैन और डी में सैयद जावेद हुसैन। तो ऑफकोर्स परवेज़ शाहदी का जो रियल नेम था वो था सैयद इकराम हुसैन। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, पूछा हुआ सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीवीआई इसको भी लगा लीजिए। 197 की परवेज़ शाहदी का इंतकाल कब हुआ? तो वो हुआ था 1968, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि परवेज़ शाहदी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है, यानी कि कौन सा कविता हम लोग के बुक में है? तो क्या होना चाहिए? हम नौजवान हैं, यही जो है परवेज़ शाहदी का लिखा हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पर उर्दू में गलत टाइपिंग हो जाती है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। मैं शुरुआत में ही बोली कि उर्दू में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग करने में। परवेज़ शाहदी की अहलिया यानी कि उनके वाइफ का नाम बताना है। तो ऑफकोर्स उनकी वाइफ का नाम है फ़ज़ीलतुन्निसा बेगम। अगला सवाल कि तसलीस हयात की इशाअत कब हुई थी? तो इसको प्रकाशित किया गया था आज़ादी के बाद। निदा फ़ाज़ली की पैदाइश कब हुई? तो इनकी पैदाइश आपको पता होना चाहिए, 1965 में ही हुई थी। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निदा फ़ाज़ली ने अपनी नज़मों में समाज के किस तबके के मसाइल को उभारा है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, वीवीआई आप लगा सकते हैं इसे। इसको याद रखिएगा, कमज़ोर तबका, ऑप्शन नंबर सी। कमज़ोर तबका के मसाइल को निदा फ़ाज़ली ने अपनी नज़मों में उतारा है। नज़्म जो बिजली का खंबा है, इसके शायर कौन है? तो ऑफकोर्स इसके शायर निदा फ़ाज़ली ही हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बिजली का खंबा के अलावा निदा फ़ाज़ली की कौन सी नज़्म हमारे निसाब में शामिल है? तो बिजली का खंबा इस नज़्म के अलावा जो नज़्म हम लोग के सिलेबस में है वो है नज़्म बहुत आसान थी पहले, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निदा फ़ाज़ली
को कौन सा अवार्ड मिला? तो इनको अवार्ड मिला था खुसरू अवार्ड, गालिब अवार्ड, साहित्य सम्मेलन अवार्ड। तो ये तीनों अवार्ड मिले थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। अगला सवाल, सैयद मोहम्मद जाफरी की सन पैदाइश क्या है? किस सन में, किस साल में ये पैदा हुए थे? तो इनकी पैदाइश 1905 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद यानी कि पिताजी का क्या नाम था? तो उनके पिताजी का नाम सैयद मोहम्मद अली जाफरी, बस अली लगा देना है आपको इन्हीं के नाम में, तो हो जाएगा इनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद अली जाफरी। सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए? तो सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश जो हुई थी वो लाहौर में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। 209 नंबर सवाल कि सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमूआ का नाम क्या है? तो शोखी तहरीर कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, शोखी तहरीर इज़ द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, ये भी वीवीआई सवाल है। दरअसल शोरा में मजाक के शायर कौन है? यानी कि हंसी मजाक वाले शायर। ये भी इम्पॉर्टेंट सवाल बहुत बार पूछा गया है, वीवीआई आप इसे भी लगाएंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दिलावर फिगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गालिब का पूरा नाम क्या है? मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम असदुल्ला खां गालिब है या फिर असदुल्ला खां बेग, असदुल्ला बेग खां आप कह सकते हैं। 212 नंबर सवाल कि गालिब शायरी में पहले पल क्या तखल्लुस रखते थे? तो असद, ये तो मैं बताई ही। गालिब की सन पैदाइश 1797। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। गालिब के आबा अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये वीवीआई यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ईरान धीरे से टिक कर लीजिएगा, लास्ट में नून होना चाहिए। ईरान, इराक और ईरान में आप लोग कंफ्यूज रहते हैं। ईरान, ईरान होगा, इराक नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गालिब का इंतकाल किस सन में हुआ? तो 1869 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गालिब के वालिद यानी कि पिताजी का नाम क्या था? तो अब्दुल्ला बेग था। मिर्ज़ा शौक का रियल नेम तो तसद्दुक हुसैन खां है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल कि मिर्ज़ा शौक की सन पैदाइश यानी कि किस साल वो पैदा हुए थे? 1783। ऑप्शन नंबर डी इनकी पैदाइश हुई थी। मिर्ज़ा शौक का ख़ानदानी पेशा क्या था? तो तिबाबत का था, यानी कि डॉक्टर आप कह सकते हैं। पहले के ज़माने में क्या कहा जाता था उसको? पहले के ज़माने में कहा जाता था, याद नहीं आ रहा है, हकीम। जी हाँ, हकीम कहा जाता, मेडिकल स्टोर वगैरह था इनका, तो वही सारी बात है। मिर्ज़ा शौक की मसनवी का नाम बताइए? तो इनकी मसनवी का क्या नाम है? फ़रेब इश्क नाम है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नसीम का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए में विद्या शंकर, बी में रवि शंकर, सी में दया शंकर और डी में कृष्ण शंकर। तो ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर सी, दया शंकर नसीम इनका पूरा नाम है। नसीम कहाँ पैदा हुए थे? तो इनकी पैदाइश हुई थी लखनऊ में। ऑप्शन नंबर इसका भी सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नसीम की मसनवी का नाम क्या है? तो गुलजार नसीम। इनकी मसनवी का क्या नाम है? गुलजार नसीम। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ। नसीम का इंतकाल कब हुआ? तो नसीम का इंतकाल हो गया था 1845, इसका भी बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शायरी में नसीम के किसके शागिर्द थे? ये भी बड़ा ही वीवीआई सवाल है, बड़ा ही वीवीआई मतलब बड़ा ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नसीम के शागिर्द यानी कि स्टूडेंट का नाम आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आतिश। ठीक, 226 नंबर सवाल कि नसीम के वालिद का नाम क्या था? गंगा प्रसाद कोल, बी में विद्याशंकर प्रसाद कोल, रविशंकर प्रसाद कोल और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा प्रसाद कोल इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 227 नंबर सवाल कि परी का नाम क्या रहता है? तो परी का नाम रहता है बकाउली। ठीक, जो कि अपने महबूब की तलाश में इधर उधर भटकती रहती है। नसीम की पैदाइश कब हुई? ये 228 नंबर सवाल है और इसका सही आंसर डी, 1811। मसफ़ी का पूरा नाम क्या है? ग़ुलाम हमदानी मसफ़ी। ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। मसफ़ी की पैदाइश कब हुई? तो ये तो बहुत आसान सवाल है, डी हो जाएगा 1748। और मसफ़ी के ज़ेर निसाब मसनवी का उन्वान, हम लोग के बुक में जो मसफ़ी का जो मसनवी है उसका टाइटल क्या है? तो उसका टाइटल है आगाज़ दास्तान। ठीक है, 231 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के उर्दू की पहली मसनवी कौन है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है और इसका जवाब आपको हमेशा याद रखना है, कदम राव पदम राव। ये उर्दू की पहली मसनवी मानी जाती है। मसफ़ी की वफ़ात कब हुई? तो मसफ़ी की वफ़ात आपको बता दें कि 1824 में हुई थी।
1824 इज़ द करेक्ट आंसर। आपको थकना नहीं है। देखिए इस यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको लग रहा होगा कि रख देते हैं, अब तो थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, पानी पी लेते हैं, लेकिन ब्रेक नहीं लेना है। मैं यहाँ पर आपको लगातार पढ़ा रही हूँ ना, तो आपको लगातार पढ़ना है। मैं बोल रही हूँ, आपको तो उतना मेहनत भी नहीं करना है, बोलना भी नहीं है, सिर्फ सुनते चले जाना है और हर एक क्वेश्चन का आंसर याद करते चले जाना है। ठीक है, तो आप लोग हार नहीं माने, क्योंकि हौसला रखना ज़रूरी है। आप लोग शायरी सुने होंगे ना, तो रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। सो हार नहीं मानना है, एनर्जी कम नहीं होने देना है, जोश जुनून कम नहीं होने देना है, हाई लेवल पर रखना है जोश जुनून, और पूरा कवर करना है ये सारा। और मात्र ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अब थोड़ा सा ही क्वेश्चन बचा हुआ है, तो जुड़े रहिए। आपको वीडियो को रोकना नहीं है, पॉज नहीं करना है, लगातार देखते रहना है। मसफ़ी की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए में दिल्ली, बी में पंजाब, सी में अमरोहिया और डी में है बम्बई। तो ऑफकोर्स इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अमरोहिया। मसफ़ी की पैदाइश अमरोहिया में हुई थी, अमरोहा आप कह सकते हैं। मुबारक अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई? अमरोहा में तो हुई थी, कब हुई? तो ए 1869। ठीक, ये इज़ द करेक्ट आंसर। मुबारक अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ? 1 मिनट, यहाँ पर ये मसफ़ी की थी, सॉरी, मसफ़ी की पैदाइश अमरोहा में हुई थी। और यहाँ पर मुबारक अजीम आबादी की पैदाइश 1869 में तो हुई थी, लेकिन कहाँ पर हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताजपुर में। 1869 में मुबारक अजीम आबादी की पैदाइश हुई थी। मुबारक अजीम आबादी के वालिद यानी कि पिताजी का क्या नाम था? तो उनके पिताजी का नाम था फ़िदा हुसैन वामक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ़ारसी शायरी में मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद कौन थे? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, VVI अभी तुरंत लगाइए आप लोग। फ़ारसी शायरी में मुबारक अजीम आबादी के जो उस्ताद थे, यानी कि टीचर आप कह सकते हैं, वो थे अब्दुल हमीद परेशान। लेकिन अगर बात की जाए उर्दू शायरी की, तो उर्दू शायरी में मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद यानी कि टीचर थे दाग दहलवी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि मुबारक अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ? तो 1958 इज़ द करेक्ट आंसर। मुबारक के शेरी मजमुआ का नाम क्या है? तो मुबारक अजीम आबादी के शेरी मजमुआ का नाम था जलवे दाग। इसका डी हो जाएगा। अगला सवाल है, यहाँ पर हुकूमत हिंद मुबारक अजीम आबादी की अदबी कारगुजारियों का एतराफ़ करते हुए कितना वजीफ़ा मुकर्रर किया था? तो हुकूमत हिंद यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुबारक अजीम आबादी की अदबी कारगुजारियों का एतराफ़ करते हुए, शाबाशी देते हुए जो वजीफ़ा मुकर्रर किया था वो था 100 रुपया। और अहमद फ़राज की पैदाइश कब हुई? इनकी पैदाइश हुई थी 1933। याद रखिएगा, ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है ये सवाल। अहमद फ़राज की पैदाइश कहाँ हुई? तो इनकी पैदाइश पेशावर में 1933 में हुई थी। अपनी मौत से चंद माह पहले अहमद फ़राज बिहार के किस शहर में आए थे? तो बिहार के उस शहर दरभंगा में आए थे अहमद फ़राज। इनकी शोहरत चारों तरफ थी, ये दरभंगा में भी आए थे। जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? उस गज़ल को गैर मुरद्दफ़ कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दक्कन के किस शायर के ज़रिए उर्दू गज़ल शुमाल तक पहुँची? तो दक्कन के वो शायर थे, बताइए क्या होना चाहिए? बहुत बार मैं आपको बताई थी, बहुत बहुत बहुत, और आपको बोली थी कि ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है। तुरंत अभी के अभी याद कर लीजिए। याद आ रहा है? बताइए। वो थे वली दक्कनी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि उर्दू गज़ल शुमाल तक, दक्कन से शुमाल यानी कि उत्तर की तरफ, वली दक्कनी की वजह से ही शायरी पहुँची थी। अहमद फ़राज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए? तो आपको पता होना चाहिए, अहमद फ़राज जो हैं वो पेशावर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए थे। ऑफकोर्स इनकी पैदाइश पेशावर में ही हुई थी, तो पेशावर में ही ये रह रहे थे। अहमद फ़राज का इंतकाल कब हुआ? तो इनका इंतकाल हो गया था 2009। ठीक, अहमद फ़राज किस अदारा के मैनेजिंग डायरेक्टर हुए? तो किस डिपार्टमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर हुए थे? नेशनल बुक फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान। तो ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर डी, नेशनल बुक फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान की ये मैनेजिंग डायरेक्टर हुए थे। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं और गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। ये तो आपको पता होना चाहिए। और गज़ल का सबसे फेमस शेर बैतुल गज़ल कहलाता है। गज़ल का सेकंड वाला शेर जिसमें रदीफ काफिया दोनों मिसरे में पाए जाए उसे हुस्न मतला कहते हैं। ये आप लोगों के दिमाग के ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं है,
इतना डीपली सवाल नहीं पूछता है। हसन नईम की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए में है 1922, बी में 1923, सी में 1924 और डी में 1925। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 1933। आगे बढ़ते हैं। हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई? तो इनकी पैदाइश हुई थी पटना में ही। अपना बिहार महान है, ठीक है। हसन नईम किस अदारा में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे? आपको पता होना चाहिए, गालिब इंस्टीट्यूट, इस अदारा में ही हसन नईम डायरेक्टर के पोस्ट पर काम कर रहे थे। हसन नईम किस शोबा में मुलाजमत करते थे, यानी कि नौकरी करते थे? वजारत दिफा, वजारत दाखिला, वजारत खारजा, वजारत रेल। तो फौज रेल मंत्री तो नहीं, ऑप्शन नंबर सी वजारत खारजा इज़ द करेक्ट आंसर आप कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 257 नंबर सवाल कि हसन नईम का इंतकाल कब हुआ? तो इनका इंतकाल हो गया था 1991। ऑप्शन नंबर ए इसका भी होगा, ठीक। इसका तो सी हुआ था, खैर कोई बात नहीं है। परवीन शाकिर की पैदाइश इनका कराची, इसका भी ऑप्शन नंबर ए होगा। इनकी पैदाइश आप कह सकते हैं कराची, इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से था। परवीन शाकिर की पैदाइश कब हुई? तो इनकी पैदाइश हुई थी 1952 में, ठीक। बी इज़ द करेक्ट आंसर। परवीन शाकिर के वालिद का क्या नाम था? तो इनके वालिद का नाम था साकिब हुसैन। देखिए सी में दिया गया है साकिब, इसको धीरे से टिक कीजिए। आगे बढ़ते हैं। 2 से 61 नंबर सवाल पर पहुंच चुके हैं। इस बात पर लाइक तो बनता है और मात्र 40 क्वेश्चन बचा है। आप लोग फटाफट लाइक कीजिए जो लोग लाइक नहीं किए हैं, और शेयर कर दीजिए, हो सके तो स्टेटस पे डाल दीजिए। और जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के ज़बरदस्त वीडियोज़ और कॉन्टेंट ज्ञापन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से ही मिल सकते हैं। क्योंकि हम लोग दिलासा नहीं रिजल्ट देते हैं, एक बार हमसे जुड़ कर तो देखिए, हम जिंदगी बदल देते हैं, ठीक है। तो पूरे भरोसे और विश्वास के साथ आप ज्ञापन अकेडमी से जुड़े। 2 से 61 नंबर सवाल है कि परवीन शाकिर के वालिद हिजरत करके कहाँ गए, यानी कि माइग्रेशन करके कहाँ गए थे? तो वो गए थे पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि परवीन शाकिर ने मैट्रिक का इम्तहान किस स्कूल से पास किया था? रजिया गर्ल्स हाई स्कूल, सर सैयद गर्ल्स कॉलेज, कराची गर्ल्स यूनिवर्सिटी, कोई नहीं। तो ऑफकोर्स इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रजिया गर्ल्स हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिक का इम्तहान पास किया था। परवीन शाकिर की शादी किससे हुई? तो डॉक्टर नसीर अली, या फिर सगीर अली, या फिर अमीर अली, क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर नसीर अली होना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी ही होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगला सवाल देखिए, परवीन शाकिर का इंतकाल कब हुआ? तो इनका इंतकाल हो गया था 1994। आगे बढ़ते हैं। इरफान सिद्दीकी कब और कहाँ पैदा हुए? इसी तरीके से सवाल आता है आप लोग के एग्ज़ाम में। 1939 बदायूं, 1938 लखनऊ, 1937 सहरसराम और डी में है 1940 अलीगढ़। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1939 बदायूं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसको भी आप वीवीआई लगा सकते हैं। 266 नंबर सवाल है कि परवीन शाकिर का पहला मजमूआ यानी कि पहला किताब का क्या नाम है? ए में है जलवा दाग, बी में खुद कलामी, सी में खुशबू और डी में गर्दावारगी। यहाँ पर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सी खुशबू। खुशबू इनका पहला किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इरफान सिद्दीकी का ताल्लुक किस ख़ानदान से था? तो शेख सिद्दीकी ख़ानदान से था, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। इरफान सिद्दीकी ने मैट्रिक का इम्तहान कब पास किया था? तो उन्होंने पास किया था 1953 में। अगला सवाल, मौलवी इकराम अहमद साद सिद्दीकी अपने अहद के सर सैयद समझे जाते थे, वो इरफान सिद्दीकी के कौन थे? दादा थे, ये बहुत बार मैं बताई हूँ। इरफान सिद्दीकी मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा कहाँ से हासिल किया था? तो मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा उन्होंने दिल्ली से ही हासिल किया था। ई इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मालविका अग्निमित्रम किसका संस्कृत ड्रामा है? ऑफकोर्स ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई सवाल। मालविका अग्निमित्रम ये जो संस्कृत में ड्रामा लिखा गया था ना, ये ड्रामा है कालिदास का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इरफान सिद्दीकी की मौत किस वजह से हुई थी? तो उनकी मौत हुई थी ब्रेन ट्यूमर की वजह से, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ज़फ़र गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई? तो इनकी पैदाइश हुई थी 1935 ईस्वी में। ज़फ़र गोरखपुरी का एक मजमुआ बच्चों के लिए भी है, उस मजमुआ का नाम क्या है? तो उस मजमुआ का नाम है सच्चाइयाँ, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। दोहे में कितने मिसरे होते हैं? 2 से दोहा, 2 से 2, तो ऑफकोर्स दोहे में 2 मिसरे होते हैं। अगला सवाल है
कि उर्दू जो है किस शायरी के तोत से उर्दू में आई, तो हिंदी शायरी से जो है ना ये दोहा लिखने का प्रचलन उर्दू में आया है। ठीक है। सलाम मछली शहरी किस सिंफ शायरी के शायर हैं, तो मछली शहरी ये जो शायर हैं आपको पता होना चाहिए, ये नज़्म के शायर हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। जमुना नदी हमारे मुल्क के किस सूबा से होकर गुजरती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश से, इसी राज्य से होकर गुजरती है। ताजमहल किस मुग़ल बादशाह ने तामीर कराई थी, ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि अपनी बेगम मुमताज़ की याद में जो है ताजमहल बनवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी शाहजहाँ इज़ द करेक्ट आंसर। 280 नंबर सवाल है कि आकाश का मुतरादिफ यानी कि एक जैसा मानी रखने वाला जो लफ्ज़ है वो क्या है, आसमान। तो ऑप्शन नंबर ए आकाश का मुतरादिफ आसमान। अगला सवाल है 281 नंबर सवाल कि असारिल सनादीद किसकी तसनीफ़ है, यानी कि इसको किसने लिखा है, तो असारिल सनादीद आपको पता होना चाहिए। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर सैयद अहमद ख़ान ने असारिल सनादीद की तसनीफ़ की, यानी कि इन्हीं का ये क्रिएशन है, तसनीफ़ है। 282 नंबर सवाल कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी के मुताबिक अदब समझने वालों का हल्का रोज़ बरोज़ क्या हो रहा है, तो रोज़ बरोज़ घटता जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए घट रहा है लिखा है, इसी को धीरे से टिक करना है। अगला सवाल है कि लुत्फ़ुर रहमान को उर्दू तदरीस के अलावा किस चीज़ में दिलचस्पी थी, तो उर्दू के अलावा लुत्फ़ुर रहमान को जो है ना सियासत यानी कि पॉलिटिक्स में, राजनीति में बहुत ही ख़ासा दिलचस्पी थी। फैयाज़ रिफ़त का ताल्लुक़ किस सूबे से था, कौन से डिपार्टमेंट आप कह सकते हैं, तो फैयाज़ रिफ़त का ताल्लुक़ आपको पता होना चाहिए। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन, ऑफ कोर्स ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन से इनका ताल्लुक़ यानी कि संबंध था। मर्ज़ तनफ़ुस से किसकी मौत हुई थी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट, इसको भी आप लोग वीवीआई लगाइए। मर्ज़ तनफ़ुस से मौत हुई थी परवेज़ शाहदी की। ऑप्शन नंबर सी 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 सी, इसको अभी आप अपने माइंड में जो है ना फिट कर लीजिए। अगला सवाल, नज़्म खड़ा डिनर के शायर कौन है, तो नज़्म खड़ा डिनर के शायर हैं सैयद मोहम्मद जाफ़री। अगला सवाल, रिजुज़ किस सिन्फ़ शायरी का हिस्सा है, तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मरसिया। मरसिया का ही एक हिस्सा है रिजुज़। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 288 नंबर सवाल कि जिस नज़्म में किसी के मरने पर गम का इजहार किया जाए उसे क्या कहते हैं, उसे मरसिया कहते हैं। माँ है मर यानी कि मरने पर। ठीक, मरसिया में क्या होता है, किसी के मरने पर रंजो गम का इजहार किया जाता है। मसनवी ज़हर इश्क में किस लड़की का तज़करा हुआ है, तो मसनवी जो ज़हर इश्क है उसमें जो लड़की है वो सौदागर की लड़की रहती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहती है, सिंपल और सादा कपड़ा भी पहनती है तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। बकौली किस मसनवी की किरदार है, ए में है जज्बा मोहब्बत, बी में है सहरुल बयान, सी में गुलजार नसीम और डी में है ज़हर इश्क। तो बकौली ये जो कैरेक्टर है ये गुलजार नसीम इसी मसनवी का किरदार यानी कि कैरेक्टर है। अगला सवाल, शामिल निसाब दोहे के शायर कौन है, आप लोग के सिलेबस में बुक में जो दोहा दिया गया है उसके शायर कौन है, तो ज़फ़र गोरखपुरी है ना। ऑप्शन नंबर सी, धीरे से टिक कीजिए। आगे बढ़िए, दानो व दाम किसका अफसानवी मजमुआ है, तो ये जो दाना व दाम है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। ये जो कहानी का किताब है ये है राजेंद्र सिंह बेदी का। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। और मात्र 8 सवाल रह गया है, तो आप लोग पूरे जोश जुनून के साथ जुड़े रहें और हर एक सवाल का जवाब आप बताइए और बिना स्किप किए आप लोग लास्ट तक जुड़े रहना है। ठीक है, यहाँ पर 293 नंबर सवाल है कि बेदी के एक नावल का नाम बताइए, तो बेदी के एक नावल का नाम आपको यहाँ पर बता देना है धीरे से, और वो है एक चादर मैली से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। 294 नंबर सवाल की नज़्म मनाजिर कुदरत में कहाँ का मंजर पेश किया गया है, तो क्या वो देहरादून का, तो ऑफकोर्स मैं कहूँगी कि हाँ देहरादून का ही मंजर यानी कि दृश्य दिखाया गया है। चकबस्त का इंतकाल किस बीमारी में हुआ, मतलब कि चकबस्त का इंतकाल किस बीमारी से हुआ, तो इनका इंतकाल हो गया था फालिज मारने की वजह से। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। परवेज शादी की जाए पैदाइश क्या है, तो जाए पैदाइश यानी कि किस जगह पर इनकी पैदाइश हुई, लोधी कटरा। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल यहाँ पर है कि शौक़ लखनवी शायरी की इब्तिदा किससे की, यानी कि शौक़ लखनवी जो है ना शायरी की शुरुआत किससे किए थे,
यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गज़ल। गज़ल से अपने शेर व शायरी की शुरुआत किए थे। कौन मशहूर शायर मसफ़ी के शागिर्द थे? ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मस्ट वीवीआई आप लगा दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आतिश। मसफ़ी के शागिर्द, कौन मशहूर शायर मसफ़ी के शागिर्द थे? वो थे आतिश। आगे बढ़ते हैं, शागिर्द यानी कि स्टूडेंट। 299 नंबर सवाल है कि अहमद फ़राज का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? तो अहमद फ़राज का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर हैं? तो ये गज़ल गो की हैसियत से मशहूर है। और फाइनली यहाँ पर टोटल 300 ऑब्जेक्टिव हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं उर्दू के दरक्षा के बुक से। और मैं आप लोगों को पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन्हीं 300 ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। अगर इस वीडियो को आप लोग बार बार देखकर पूरे 300 ऑब्जेक्टिव पर कमांड कर लेते हैं तो आप समझिए कि ऑब्जेक्टिव का टेंशन ख़त्म। ठीक, तो कैसा रहा आज का ये वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। अगर जो कुछ भी समझाया गया है समझ में आया और आज का ये वीडियो अच्छा लगा है देन वीडियो को लाइक कीजिए। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है, अपने पड़ोसियों के पास, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। और साथ साथ जो लोग इस चैनल पर नए नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इस तरह के जब ज़बरदस्त वीडियोस और कंटेंट अपलोड किए जाएँ तो इससे आप लोग महरूम न रह जाएं। आप तक नोटिफिकेशन इसका सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। बाकी किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा तो आप लोग चैट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। मैं बोल रही हूँ ना, अभी तक जो लोग इस वीडियो के लास्ट तक पहुंच चुके हैं तो आपने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके स्टार्टिंग से लेकर अंत तक इस क्लास को किया है। एक बार और इंतज़ार कीजिएगा, हो सकेगा तो 10th क्लास का और ज़बरदस्त वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। एग्ज़ाम से पहले आप लोगों की टोटल मुकम्मल तैयारी करा दी जाएगी, कंप्लीट आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी जो भी दुख दर्द अगर परेशानी है आज के इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बाकी अच्छा लगा है वीडियो तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। फिर मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।